जानना है मिश्र धातु क्या होता है। तो मिश्र धातु धातु प्लस धातु या अधातु बराबर समांगी मिश्रण। यानी कहने का अर्थ है कि मिश्र धातु होगा जब धातु और धातु में धातु या अधातु मिलता है तो समांगी मिश्रण बनता है, जिसे मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा होगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे इस्पात, तो जो इस्पात बनाने के लिए यानी स्टील बनाने के लिए लोहा और कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो लोहा कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। तो लोहा जो कार्बन होता है एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा जाता है। तो मिश्र धातु बनाने के लिए दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। जैसे में इस्पात, इस्पात बनाने के लिए लोहा यानी आयरन और कार्बन की आवश्यकता होती है। उसी तरह पीतल, अगर पीतल बनाना है तो पीतल के लिए कॉपर प्लस जिंक की आवश्यकता पड़ती है। तो कॉपर और जिंक से मिलकर क्या बनता है? पीतल। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। तो पीतल हो गया, इस्पात हो गया, या हमें बनाना है सोल्डर। तो जो सोल्डर होता है तो सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर बनता है कॉपर से प्लस में टिन से बनता है। सोल्डर जो होता है शीशा पीबी प्लस टिन से बनता है। तो शीशा को और टिन को मिलाने से क्या बनता है? सोल्डर बनता है। उसके बाद पीतल क्या है? तो कॉपर यानी तांबा और जिंक को मिलाए तो क्या बना? पीतल बना। इस्पात बनाना है तो उसके लिए लोहा यानी आयरन और कार्बन को मिलाना पड़ता है। तो मिश्र धातु में क्या मिला? धातु, और दूसरा भी जो पार्ट होता है वो भी क्या होता है? धातु होता है। जैसे कॉपर और जिंक के दोनों क्या है? धातु है। या धातु में क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा। जैसे यहाँ पर कार्बन क्या है? अधातु है। तो दो या दो से अधिक धातु या धातुओं के मिलने से बने समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ये बात समझ में आया कि मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। अब समझना है अमलगम क्या होता है। तो जब धातु में एक धातु क्या हो? पारा हो या मरकरी। पारा को Hg संकेत होता है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। तो मिश्र धातु में जब एक धातु का होता है? पारा होता है, तो उसे अमलगम कहा जाता है। अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम बनाने के लिए मिश्र धातु में एक धातु एक तत्व क्या होना चाहिए? पारा होना चाहिए। इसे मरकरी भी कहा जाता है और इसका संकेत होता है Hg होता है। जैसे सोडियम और Hg मिलाएंगे तो सोडियम अमलगम बनता है। जिंक Hg मिलाएंगे तो जिंक अमलगम बनता है। उसी तरह सोडियम Hg, जिंक Hd और पोटेशियम यानी K और Hg जब मिलता है तो पोटेशियम अमलगम बनता है। Zn यानी जिंक मिलेगा मरकरी से तो जिंक अमलगम बनेगा, और सोडियम मिलेगा मरकरी से तो बनेगा कौन सा अमलगम? सोडियम अमलगम। तो अमलगम की परिभाषा क्या हुआ कि मिश्र धातु और पारा को जब आपस में जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे बनने वाले जो समांगी मिश्रण होता है उसे अमलगम कहा जाता है। यानी अमलगम भी क्या है? एक मिश्र धातु ही है, पर इसमें खास शर्त यह है कि मिश्र धातु में एक धातु पारा यानी Hg होना चाहिए। तो इस पार्ट को अमलगम कहा जाता है। अब हमें समझना है संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण को समझने के लिए, तो संक्षारण क्या है? तो धातु में जंग लगता है। धातु में जब जंग लग जाता है, क्या लगता है? जंग। यानी धातु में जंग लगने की घटना क्या कहलाती है? संक्षारण। तो जो धातु होता है जैसे आयरन हो गया, तो ये आयरन हो गया, तो ये हवा के कारण यानी ऑक्सीजन के कारण, जल के कारण, स्टोव के कारण, या अभिक्रियाशीलता, ये क्या होता है? अभिक्रियाशीलता होता है, अभिक्रियाशील धातु। तो हवा और जल के कारण इसके चमचमाती हुई सतह पर धुंधला सा परत जम जाता है। धुंधला सा परत जम जाता है जिसे जंग कहा जाता है। तो एक लाइन में कह सकते हैं कि जंग लगने की क्रिया क्या कहलाएगी? संक्षारण कहलाती है। संक्षारण समझ में आया कि जंग क्या होता है? मूर्छा, यानी भोजपुरी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? मूर्छा लगना। यानी लोहा पर जब गंदगी जम जाती है
जंग लग जाता है तो उस क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। अब जंग लगने की शर्त क्या है? जो जंग लगता है उसके लिए शर्त है कि हवा होनी चाहिए, यानी O2। हवा में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन अनिवार्य होता है। उसी तरह जल होना चाहिए, जल यानी नमी अनिवार्य होते हैं। जंग लगने के लिए पहला शर्त है कि हवा होनी चाहिए, दूसरा शर्त क्या है कि यानी पानी होना चाहिए, जल होना। तीसरा शर्त होना चाहिए कि अभिक्रियाशील धातु होनी चाहिए, यानी वैसा धातु जो दूसरे से क्रिया कर सके। तो जब कोई धातु अभिक्रियाशील है, साथ में नमी है और हवा है, तो उस धातु में क्या लग जाएगा? जंग लगेगा। ये जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण। तो धातु में जंग लगने की शर्त हो गया कि हवा होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए और दूसरा अभिक्रियाशील धातु होने चाहिए। अब जंग से बचाने के लिए भी उपाय होने चाहिए कि जंग से कैसे बचेगा। तो जंग से बचाने का उपाय, या लिख सकते हैं संक्षारण से बचाने का उपाय। संक्षारण से बचाने का उपाय तो पहला क्या करेंगे? ग्रीस लगाकर कर सकते हैं। ग्रीस लगाकर, यानी जो धातु जैसे लोहा है तो लोहा के ऊपर क्या लगा सकते हैं? ग्रीस लगा सकते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे, यानी उसका संक्षारण ना हो। दूसरा उसमें हो सकता है पेंट लगाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। या तीसरा तेल का मालिश करके, तेल लगाकर धातु पर संक्षारण रोकी जा सकती है। एनोडीकरण द्वारा भी रोका जा सकता है। एनोडीकरण, जस्तीकरण, तो ये 5 तरीका है: ग्रीसीकरण, पिंटीकरण, तेलीकरण, एनोडीकरण और जस्तीकरण। इस 5 तरीका से जो धातु हो जाता है, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया या कॉपर हो गया, इन सबको जंग से बचाने का तरीका है कि आप उसमें ग्रीस लगा दीजिए, पेंट लगा दीजिए, या तेल लगाकर तेलीकरण कर दीजिए, एनोडीकरण या जस्तीकरण। ये 5 तरीका से हम संक्षारण से धातु को बचा सकते हैं। संक्षारण के लिए शर्त क्या है कि हवा, नमी और क्रियाशील धातु होनी चाहिए। संक्षारण माने क्या? जंग लगने की क्रिया। जंग लगने की क्रियाएं क्या कहलाती है? संक्षारण। अब हमें समझना है कि उपधातु होता क्या है। क्या समझना है? उपधातु तो जो वैसा धातु, वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। वैसा तत्व जिसमें किसका गुण पाए जाते हैं? धातु का भी गुण हो और अधातु का भी गुण हो। वैसा तत्व या वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं, तो उसे उपधातु कहा जाता है। जैसे में होता है बोरॉन, बोरॉन उपधातु है। उसके बाद सिलिकॉन भी उपधातु है। सिलिकॉन के बाद आएगा जर्मेनियम भी उपधातु है। आर्सेनिक भी उपधातु है। एंटीमनी भी उपधातु है। उसके बाद गिलेनियम भी उपधातु है और पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बोरॉन की परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। सिलिकॉन भी परमाणु कौन सी धातु है? उपधातु है, जिसकी परमाणु संख्या 14 होती है। जर्मेनियम भी उपधातु है, जिसकी परमाणु संख्या 32 होता है। और आर्सेनिक भी उपधातु है, जिसकी परमाणु संख्या 33 होता है। एंटीमनी भी उपधातु है, जिसकी परमाणु संख्या कितना? 51 होता है। और जर्मेनियम भी एक परमाणु, नहीं, यहाँ गलती हो रही है। यहाँ पर पोलोनियम में एक परमाणु संख्या है, जिसकी परमाणु संख्या 84 होती है। तो ये सारे जो तत्व हैं क्या है? उपधातु है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? उपधातु है। तो ये उपधातु का काम क्या होता है? उपधातु के काम क्या होता है कि धातु और अधातु को अलग करने का ये काम करता है। तो धातु और अधातु को पीरियोडिक टेबल में कौन अलग करता है? उपधातु करता है। तो उपधातु में कौन है? बोरॉन आ गया, सिलिकॉन आ गया, जर्मेनियम आ गया, आर्सेनिक आ गया, एंटीमनी आ गया, और एक होता है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम होता है जिसकी परमाणु संख्या 52 होता है। और पोलोनियम होते हैं जिसकी परमाणु संख्या 84। तो उपधातु की संख्या कितना है? टोटल 7 है। और ये उपधातु क्या करता है? अधातु को और धातु को दोनों को बांटने का काम करता है। तो याद रखना होगा कि उपधातु की संख्या कितना होता है? 7 होता है। 20 से बोरॉन होता है, जिसकी परमाणु संख्या 5 होती है।
SI से सिलिकॉन जिसकी परमाणु संख्या 14, GE से जर्मेनियम जिसकी परमाणु संख्या 32, आर्सेनिक जिसकी परमाणु संख्या 33, एंटीमनी जिसकी परमाणु संख्या 51, टेल्यूरियम जिसकी परमाणु संख्या 52 और पोलोनियम जिसकी परमाणु संख्या 84 होती है।